जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, सामर्थ्य एकेडमी के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे द्वारा पॉलिटी की एक MCQ सीरीज चलाई जा रही है, जिससे हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके आने वाले CGPSC के एग्जाम तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस MCQ के माध्यम से कवर करवा दिया जाए। तो इसी भाग में हम आज लेकर आ रहे हैं आपके लिए फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक कर्तव्य। ये पोर्शन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां से अक्सर आपके CGPSC के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा कि हम जब PYQ की सीरीज कर रहे थे, तब हमने उसमें देखा था कि किस तरीके से मौलिक अधिकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो आपको ये क्लास बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, और यहाँ जो भी क्वेश्चंस बताया जा रहे हैं और उसके साथ कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, उसको दिमाग पे रखना है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, जो भी बच्चे हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किनको अधिकार के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा। ठीक है, बेसिकली अधिकार से आप क्या समझते हैं, सिर्फ यही ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। इसके लिए आपको मौलिक अधिकार को जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने अगर ये चैप्टर नहीं भी पढ़ा है, तब भी ये चीज आपकी बननी चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहे पहला, अधिकार व्यक्ति के, समाज और सरकार से दावे। देखो क्या होता है, बोलते हैं ना कि मेरा मम्मी पापा पे अधिकार है, तो हम क्या करते हैं, अपने मम्मी पापा से कुछ भी चीज डिमांड करते हैं। मेरा सरकार पे अधिकार है, तो हम सरकार से, जब हमारी कोई जरूरत होती है तो हम सरकार से डिमांड करते हैं। तो ये क्या हुआ, हमारा अधिकार हुआ। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, तो पहला सही लग रहा है। अधिकार व्यक्ति का कर्तव्य बोध है। क्या अधिकार कर्तव्य हो सकता है? बिल्कुल नहीं। जिस चीज को आप मांग रहे हो, मांगना आपका कर्तव्य थोड़ी ना है। आपकी जो ड्यूटीज है उसको निभाना कर्तव्य है, तो अधिकार तो कर्तव्य नहीं है। तो ये गलत हो गया आपका दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा क्या, अधिकार व्यक्ति पर युक्ति युक्त निर्बंधन है, यानी अधिकार व्यक्ति पर रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। क्या रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है अधिकार? नहीं, अधिकार तो आपको चीजों को दे रहा है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा है। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। तो क्या है, ये भी गलत है। अब अगला देखो, अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं जिन्हें समाज से स्वीकृति मिली हुई होती है। क्या होता है, जैसे कि क्या तार्किक दावे है कि पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है, ये सामाजिक का तार्किक दावा है जिसको स्वीकृति मिली हुई है। तो ये इस तरीके के अधिकार है। जैसे आजकल कुछ चीजें आ रही है कि कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया हुआ है कि बेटे के संपत्ति पर पिता का अधिकार होगा, है ना, वो उसे घर से बाहर नहीं निकाल पाएगा। तो इस तरीके की चीजें क्या इवॉल्व हो रही है समाज के तर्कों से, तो ये भी क्या आते हैं, आपके अधिकार में आ जाता है। ठीक है, तो आपका अभी तक क्या लग रहा है, आपको पहला सही लग रहा है, चौथा सही लग रहा है। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो आगे बढ़ने से पहले हम क्या कर लेते हैं, एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। बेसिकली जब हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, एक सेकेंड, फंडामेंटल राइट, ठीक है, तो फंडामेंटल राइट आपका जो है, यह आपका आता है भाग 3 में, है ना, भाग 3, संविधान के भाग 3 में आएगा। कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक, 12 से लेकर अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। ठीक है, ये आपका आता है, क्या आता है आपका, फंडामेंटल राइट या मौलिक कर्तव्य। अब ये जो मौलिक अधिकार है, ये कहां से लिया गया, इसका इंस्पिरेशन है यूएसए का संविधान, यूएसए का संविधान, है ना। यूएसए के संविधान में जो मौलिक अधिकार है उनको क्या कहा जाता है, बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो भारतीय संविधान में जो आपका मौलिक अधिकार है, उसको क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है,
क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में भी एक डिटेल तरीके से चीजें दी हुई है कि कौन कौन से अधिकार नागरिकों को अवेलेबल है। ठीक है, तो जिस तरीके से मैग्ना कार्टा में एक पूरी लिस्ट दी हुई है, उसी तरीके से आपके भारतीय संविधान में चीजों को दिया हो गया है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया, हमने देख लिया कि कहां से इंस्पिरेशन लिया, यूएस के संविधान से, बिल ऑफ राइट्स, और आपका आ गया मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो बेसिकली जो फंडामेंटल राइट्स है या क्या सिक्योर करता है, ये इस बात को सिक्योर करता है कि यहां पर कानून का राज हो। किसका राज हो, कानून का राज हो, ना कि किसी व्यक्ति या सरकार का। ठीक है, किस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कानून का राज हो, ना कि किसी व्यक्ति या सरकार का। ठीक है, अब देखो ये चीज हो गया। अब आपको कुछ बेसिक चीजें हैं इसमें जाननी जरूरी है। देखो, क्या फंडामेंटल राइट्स को बदला जा सकता है? इसका जवाब है हां, बदला जा सकता है। कब बदला जा सकता है? कब बदला जा सकता है? जब ये बेसिक स्ट्रक्चर, मूल अवधारणा जो है, संविधान की मूल अवधारणा को किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाए, तब आप क्या कर सकते हो, आप फंडामेंटल राइट्स को बदल सकते हो। ठीक है, क्या फंडामेंटल राइट्स पर सरकार किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है ना? फंडामेंटल राइट्स पर रिस्ट्रिक्शन, इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल लगा सकती है ना? मान लो कि सरकार को लग रहा है कि कोरोना वायरस है, तो सरकार ने आपको घरों पे बंद किया ना, आपके फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को खत्म किया ना, तो ये सरकार का एकाधिकार का क्षेत्र है कि वो किसी इमरजेंसी के समय में आपके फंडामेंटल राइट्स को बैन कर सकती है, उसको टेम्पररी पॉज कर सकती है। इस तरह का अधिकार क्या है, सरकार के पास है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इस पे क्या हो सकता है, हाँ ठीक है, एक तो हो गया कि क्या आप बदल सकते हैं, और दूसरा हो गया कि क्या इसको रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला देखो, सवाल देखते हैं आप सीधा। अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार के संबंध में राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। क्या है ये परिभाषा? इसी संदर्भ में निम्न में से कौन सा निकाय राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो सबसे पहले जो बात है राज्य की परिभाषा में है, क्या क्या है? एग्जीक्यूटिव यानी केंद्र की दो चीजें, एक है आपका कार्यपालिका और दूसरा है आपका लेजिस्लेटिव यानी विधायिका। ठीक है, उसी प्रकार आपका क्या है, राज्य का कार्यपालिका और विधायिका। तीसरा आपका क्या आ जाएगा, लोकल बॉडीज, है ना, लोकल बॉडीज। ठीक है, चौथा आप क्या आ जाएंगे, पीएसयूस। ठीक है, तो देखते हैं। सभी राष्ट्रीयकृत बैंक ये पीएसयूस के अंदर आ जाएंगे। राष्ट्रीयकृत बैंक जो है ना, वो तो सरकार की ही अपनी खुद की फ्रेंचाइजी है, तो ये आ जाएगा। भारतीय खाद्य निगम ये भी आ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय विमानन पथ प्राधिकरण ये भी आ जाएगा। ठीक है, पीएसयूस के अंडर ये चीजें आ जाएगी। तो आपका क्या आ जाएगा, तीनों के तीनों ऑप्शन जो है वो राज्य की परिभाषा के अंदर आता है। इवन कोई व्यक्ति भी है जो राज्य का काम कर रहा है तो वो भी राज्य की परिभाषा के अंदर आता है। इस बात को अंडरलाइन कर लो कि अगर कोई व्यक्ति भी राज्य का काम कर रहा है तो राज्य की परिभाषा के अंदर आ जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखो। संविधान लागू होने के समय निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल थे? ठीक है, जब भारत का संविधान लागू हो रहा था तब ऐसे कौन से अधिकारों की लिस्ट थी? टोटल 7 अधिकार थे
टोटल 7 अधिकार थे जब भारत का संविधान लागू हुआ तो, और आज के समय में एक कम होके 6 अधिकार हो गए। ठीक है, अब ये कम कब हुआ? ये कम हुआ है आपका राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मतलब आर्टिकल 31 की बात हो रही है, आर्टिकल 31। ठीक है, ये कब कब हुआ है? आपके 44वें 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत इसको आर्टिकल 300 ए में डाल दिया गया और इसको बना दिया गया सिर्फ एक लीगल राइट, विधिक अधिकार। इसको क्या बना दिया गया? एक विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, ये आपके सीडीपीएससी में भी पूछा गया है। ठीक है, अब देखो तो क्या क्या अधिकार था। सबसे पहले आता है किसको कैसे याद रखना है, क्या होता है? सबसे पहले हमको चाहिए होता है कि हमको क्या मिले? समानता मिले, है ना, सबको इक्वली ट्रीटमेंट मिले। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा समानता का अधिकार, है ना, राइट टू इक्वालिटी। इंग्लिश में भी लिख लेते हैं यहां पे, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, ये कौन सा आर्टिकल आ जाएगा? 14 से 18 तक आ जाएगा आपका राइट टू इक्वालिटी या समानता का अधिकार। उसके बाद दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तो जैसे ही आपको मिला समानता, आप क्या चाहोगे कि मैं ये काम करने के लिए स्वतंत्र हूं, मैं यहां जाने के लिए स्वतंत्र हूं, मैं यहां जाने के लिए, मैं ये पढ़ने के लिए स्वतंत्र हूं। तो आपको क्या चाहिए? स्वतंत्रता का अधिकार चाहिए, आपको जो करना है आपको उसका अधिकार चाहिए। तो ये किस में आ जाएगा? राइट टू फ्रीडम। ये क्या आ जाएगा? 19 से 22 तक। ठीक है, अब क्या हो गया? एक बारी आपको मिल गई समानता, फिर मिल गया आपको स्वतंत्रता। उसके बाद आपको क्या चाहिए? उसके बाद आपको चाहिए कि कोई भी आपको जबरदस्ती काम ना करा सके, गुलाम ना बना सके, इस प्रकार का अधिकार चाहिए आपको। तो तीसरा क्या आ जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है क्या हो जाता है कि आपको स्वतंत्रता मिल गई तो आप क्या कर सकते हो? किसी को अपने अंडर शोषित कर सकते हो, किसी को गोली से मार सकते हो। क्या ये सब अधिकार है? नहीं है। तो इसलिए दिया गया शोषण के विरुद्ध भी आपको अधिकार है। ये किस में आ जाएगा? आपका आर्टिकल 23 और 24 के अंदर आ जाएगा। अब देखो ये हो गया बेसिक आर्टिकल्स हो गए, है ना। आपको सबसे पहले समानता मिल गई, फिर आपको स्वतंत्रता मिल गई, फिर शोषण के विरुद्ध मिल गया। अब आपको धर्म चाहिए, है ना, तो धार्मिक अधिकार, है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये क्या आ जाएगा आपका? 25 से लेकर 28 तक आ जाएगा ये। ठीक है, अब धर्म की बात हो गई, धार्मिक स्वतंत्रता की बात होगी। अब आपको संस्कृति पर चलना, संस्कृति के साथ शिक्षा भी अर्जित करनी। तो सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार 29 और 30 की बात कर रहे हैं। ठीक है, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। ठीक है, मतलब कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। उसके बाद संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31। तो क्या है? ये सातों के सातों आर्टिकल्स क्या है, जब संविधान लागू हुआ उस समय पर सातों के सातों आर्टिकल थे। तो आपका क्या आ जाएगा? केवल 1 2 3 4, केवल 1 2 4 7, 1 2 4 7 5 6, उपयुक्त सभी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, सारे के सारे जो है वो थे। उसके बाद आपका राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट बना दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के तहत, 300A आर्टिकल। अब देखो सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। ये बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि जस्ट अभी मैंने इसके बारे में मेंशन किया है। क्या किया? समानता का अधिकार क्या है? 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, 14 क्या कहता है आपको? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब 15 क्या है? किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देता है 5 ग्राउंड्स में, है ना, 5 ग्राउंड्स में। अब ये 5 कौन? सिर्फ 5 पे ना, उसके अलावा आप कर सकते हो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, है ना, जन्म के स्थान के आधार पर और रेस के आधार पर। यानी आप बोल सकते हो रेस के आधार पर, है नस्ल, नस्ल, है ना, रेस को आप नस्ल कहोगे, नस्ल के आधार पर। तो अगर इन 5 चीजों पे आप क्या कर सकते हो? आप किसी से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। उसके बाद 16 क्या कहता है आपका? 16 कह रहा है कि आपको इंप्लॉयमेंट में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है।
17 आपका क्या कह रहा है कि अनटचेबिलिटी, है ना, अस्पर्शता नहीं होगी। उसके बाद 18 क्या कह रहा है, आपको क्या करना है, टाइटल को त्याग देना है, किसी भी प्रकार का टाइटल आप नहीं रख सकते। ठीक है, अस्पृश्यति से मुझे याद आया, एक इसमें ऐड कर लो, जो फंडामेंटल राइट है ना, वो बेसिकली किसके खिलाफ होता है? फंडामेंटल राइट हमेशा हमेशा किसके खिलाफ होगा? सरकार के खिलाफ होगा। लेकिन सिर्फ एक केस होता है जिसमें वो किसी व्यक्ति के खिलाफ होता है, सिर्फ एक केस में व्यक्ति के खिलाफ होता है। किस पे? यही आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी। ठीक है, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी में ये एक व्यक्ति के खिलाफ होता है, बाकी सब में स्टेट के खिलाफ होता है। ठीक है, डन। कहां पे गए? ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार ये था अपना 14 से 18, 14, 15, 16, 17, 18 हमने देख लिया। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार में आपका 19 में 6 स्वतंत्रता है, 7वीं स्वतंत्रता पहले थी लेकिन अभी उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हटा दिया गया। ठीक है, तो जो राइट टू प्रॉपर्टी वाला था, है ना, राइट टू पोसेस प्रॉपर्टी जो था कि आप धर अर्जित करके आप उसको रख सकते थे, वो चीज़ अभी नहीं है। ठीक है, तो 6 उस पे राइट्स है कि आपको क्या कर सकते हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है आपका, मतलब आप कुछ भी स्पीच दे सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, आप असेंबल हो सकते हो, है ना, आप यूनियन फॉर्म कर सकते हो। देखो इसको बाद में देखेंगे, इसको नेक्स्ट में। स्वतंत्रता का अधिकार आपका क्या है? 19 से 22। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये 23 से 24। फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। तो आपका सिंपल है, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। क्या है आपका पहला ऑप्शन? अब देखो, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अधीन यथा प्रतिस्थापित विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण के लाभ निम्नलिखित में से किसे और किन्हें प्राप्त हो सकते हैं? अब देखो क्या होता है कि दो चीजें हैं, एक अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है, और दूसरा अधिकार ऐसा है जो भारत और विदेशी नागरिकों दोनों को प्राप्त है। ठीक है, तो उन्हीं पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। देखते हैं पहले, भारत में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को, आर्टिकल 14 भारत में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। ठीक है, पहला सही है। विदेश में रहने वाले सभी भारतीय नहीं, विदेश में रहने वाले भारतीयों पर भारत का कानून तो लागू नहीं हो रहा है। ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर रहने वाले विदेशियों को, तो ये विदेशियों को भी अप्लाई होता है, अगर वो भारत के अंदर है तो उन पर भारत का कानून लागू होगा, तो ये उन पर भी लागू होगा। उसके बाद भारत में जन्मे सभी नागरिकों को नहीं। ये क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन है ना, ये पहली नजर में देख कर लगता है कि ये सही है। क्यों सही लगता है? क्योंकि ये आपको बोल रहे हैं कि भारत में जन्मे सभी नागरिकों को। अब हो सकता है मैं भारत में जन्मा हूं लेकिन रह कहां रहा हूं? यूएसए में, यूएसए की सिटीजनशिप ले चुका हूं, तो उस केस में क्या ये लॉ अप्लाई होगा? आर्टिकल 14 अप्लाई होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात को, ये हल्का सा ट्रिक खिला हुआ है इस क्वेश्चन में, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा आपका सही हो जाएगा, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, सी ऑप्शन। ठीक है, अब आर्टिकल 14 की बात होगी, तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समता, ये पहला पोर्शन। उसके बाद तो ये पहला पोर्शन कहां से लिया गया है? ये पहला पोर्शन लिया गया ब्रिटेन से। कहां से लिया गया? ब्रिटेन से, यानी अंग्रेजों से लिया हमने इसको। उसका दूसरा पोर्शन क्या कहता है? विधियों के समान संरक्षण के लाभ, विधियों के समान संरक्षण के लाभ, ये जो दूसरा है ये लिया गया आपके यूएसए से। अब दोनों में क्या अंतर है, इस बात को समझो। पहला वाला क्या बोलता है कि आप अगर कोई भी क्राइम कर रहे हो, आप क्रिमिनल हो, अच्छे इंसान हो, फर्क नहीं पड़ता, आपको वही सजा मिलेगी। ठीक है, आपने मजबूरी में दूध चुराया है या फिर आपका दूध चुराने का पेशा है,
दोनों को सेम ही सजा मिलेगी। ठीक है, आप गरीब हो आप भीख मांग रहे हो, या फिर आप अमीर हो फिर भी भीख मांग रहे हो, दोनों को एक सजा मिलेगी। मतलब इसमें सिचुएशन नहीं देखा जाएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये देखा जाएगा कि आपका जुर्म क्या है, उसके आधार पर लॉ काम करेगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका, सिर्फ और सिर्फ लॉ बेस्ड है ना, इक्वल लॉ फॉर ऑल। लेकिन जब यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है तो इसमें क्या करते हैं, समान सिचुएशन में खड़े लोगों को समान लॉ अप्लाई होता है ना, लाइक फॉर लाइक। ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं और मैं 10 रुपए चुरा रहा हूं और करोड़पति इंसान अगर 1 करोड़ रुपए चुरा रहे तो दोनों समान नहीं होंगे। ठीक है, दोनों की सिचुएशन डिफरेंट होगी, तो अलग अलग सिचुएशन के आधार पर अलग अलग तरीके से चीजों को काम करना है। और हमने क्या किया, दोनों का ब्लेंड लिया हुआ है। जब ये चीजें हमको दिखती है कि हमको विधि के समक्ष क्षमता चाहिए तो हम ब्रिटेन का उठा लेते हैं, और विधियों के समान संरक्षण का लाभ उठाना होता है तब हम अमेरिका वाला कॉन्स्टिट्यूशन से लाभ उठा लेते हैं। तो इस चीज को क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। पहला क्या है, राज्य किसी नागरिक को सार्वजनिक स्थान घाटों के प्रयोग से रोक नहीं सकता है। मैंने जब लास्ट स्लाइड में आपको आर्टिकल 15 समझाया था, आर्टिकल 15 क्या समझाया था कि ये 5 प्रकार के चीजों पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। 5 प्रकार की चीजों पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। कौन सी 5 प्रकार की चीजें हैं? पहला क्या है, धर्म। दूसरा क्या है, लिंग। तीसरा क्या है, जाति। चौथा क्या है, नस्ल। पांचवा क्या है आपका, प्लेस ऑफ बर्थ यानी जन्म का स्थान। मतलब क्या है, समझो ये इस बात को कि किसी रोक नहीं सकता है। कब नहीं रोक सकता है? जब ये बोला जाए कि आप इस तालाब में हिंदू होने के कारण नहीं जा सकते, मुस्लिम होने के कारण नहीं जा सकते, या बोला जाए कि आप ब्राह्मण होने के कारण नहीं जा सकते, दलित होने के कारण नहीं जा सकते, या फिर महिला होने के कारण उस घाट पर नहीं जा सकते, या पुरुष होने के कारण नहीं जा सकते। और क्या है, नस्ल, यानी आप अफ्रीकी मूल के होने के कारण नहीं जा सकते, या फिर भारतीय मूल के होने के कारण नहीं जा सकते। और तीसरा क्या है आपका, जन्म के स्थान पर आप छत्तीसगढ़ में पैदा हुए इसलिए नहीं जा सकते, या फिर आप बस्तर में पैदा हुए इसलिए नहीं जा सकते। तो इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। लेकिन इसके सिवा और दूसरी कंडीशंस लगाई जा सकती है। किस प्रकार की कंडीशन लगाई जा सकती है? मान लो किसी को एक संक्रामक रोग है, तब उस केस में सरकार जो है ये डिसीजन ले सकती है कि वो पर्टिकुलर व्यक्ति उस घाट पर जाकर स्नान नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये और दूसरे लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके बाद देखो, तो पहला क्या है आपका, गलत हो जाएगा। रोक सकती, बिल्कुल रोक सकती। अनुच्छेद 15 राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्गों के नागरिकों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोक सकता। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जैसे कुछ कुछ चीजें हैं जो एक्सेप्शन है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना इन 5 चीजों पे, लेकिन इन 5 चीजों के आधार पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे देखो, किसी वुमेन को आप रिजर्वेशन देते हो, कहां रिजर्वेशन देते हो? लोकल बॉडीज में। ठीक है, आप बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहे हो, मुफ्त शिक्षा, ये भी एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है, तो ये भी अलाउड है। तीसरा, आप SC ST OBC EWS सबको क्या दे रहे हो, आरक्षण दे रहे हो, है ना, तो ये भी अलाउड है। आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को भी आप क्या कर सकते हो, आरक्षण दे सकते हो, तो ये चीज अलाउड है, नहीं रोक सकते। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। तो आपका क्या आ जाएगा, केवल और केवल 2 आपका क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इंदिरा साहनी केस का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है? पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से, मौलिक अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इंदिरा साहनी केस कब का है? इंदिरा साहनी केस 1990 1992 का केस है, जो पिछड़ा वर्ग आयोग से रिलेटेड है। ठीक है, क्या हुआ था कि 1978 में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बना बीपी मंडल की अध्यक्षता में, जिसने ये कहा कि 27% ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, और 1990 में इसको लागू कर दिया गया वीपी सिंह की सरकार ने। ठीक है, उसके बाद इंदिरा साहनी गई सुप्रीम कोर्ट इस चीज को चैलेंज करते हुए कि ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में यह फैसला दिया कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलेगा। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा? पिछड़ा वर्ग आरक्षण से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 17 मतलब अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता। ठीक है, एक व्यक्ति जिसे अस्पृश्यता के तहत दोषी करार दिया जाए, संसद और राज्य विधानमंडल का चुनाव नहीं लड़ सकता है। यह क्या सही बात है? बिल्कुल सही बात है। इसको जानने की आपको जरूरत भी नहीं है। क्या होता है कि जो चीज आपका फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है और जो व्यक्ति आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है, क्या वो कभी चुनाव लड़ सकता है? क्या वो इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे हिस्सा बन सकता है? क्या इस संवैधानिक निकायों पर वो पार्टिसिपेट कर सकता है? बिल्कुल गलत बात है, नहीं कर सकता। कैसे कर लेगा भाई कोई जो अनटचेबिलिटी को मान रहा है ना? जो व्यक्ति दलितों के साथ अनटचेबिलिटी कर रहा है, क्या वो संविधान के उस पर्टिकुलर फोरम पर जाकर, पार्लियामेंट में जाकर, किसी विधानमंडल पर जाकर, क्या वो देश की आवाज बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन सकता है। उसकी लॉज में, उसकी थिंकिंग में वही चीज भरी हुई है, तो क्या ऐसे लोगों को हमारे संसद में बैठने का अधिकार नहीं है? ठीक है, तो ये सही बात है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार या धार्मिक सेवाओं से उनके बहिष्कार को अस्पृश्यता के तहत अपराध मानता है। यह बिल्कुल गलत बात है। क्या होता है? अस्पृश्यता एक पर्टिकुलर जाति को देखकर कहा जाता है। जैसे सामाजिक बहिष्कार किस केस में होता है? जैसे एग्जांपल के लिए बता देता हूं कि आप किसी जाति से आते हैं, जाति ए है ना, एक बॉय है जो जाति ए से आ रहा है और एक गर्ल है जो जाति बी से आ रही है। ठीक है, तो जब दोनों की मैरिज हो रही है, अभी हमारे समाज में क्या चलता है? ए को ए के साथ शादी करनी है, बी को बी के साथ शादी करनी है। तो जब ए बी के साथ शादी कर लेता है तो उनके समाज में उनको बहिष्कार किया जाता है। लेकिन ये अनटचेबिलिटी का केस नहीं है। ये तो इसलिए किया जा रहा है कि आप समाज के बने कुछ नियमों को तोड़ रहे हो। ये धीरे धीरे हट रहा है, लेकिन ये हट जाएगा। लेकिन ये अस्पृश्यता कहीं भी कभी भी नहीं थी। ये जो गलत चीजें हैं कि आज सामाजिक बहिष्कार हो जाता है कोई अगर दूसरे कास्ट में शादी कर लेता है, लेकिन ये अस्पृश्यता नहीं थी, ये अनटचेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं था। ये एक तरीके का समाज के नियम को तोड़ने का सजा था, जो गलत नियम बने हैं समाज के। तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो। द्वितीय पिछड़ा जाति आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। सही बात है। ठीक, दूसरा देखो। पहला देखो, तो पहला कब किया गया? 1952 में किया गया, काका कालेलकर उनकी अध्यक्षता में। ठीक है, इस आयोग को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने एवं उसका पिछड़ापन दूर करने के उपाय सुझाने का जिम्मा सौंपा गया था। तो बेसिकली पिछड़ा वर्ग आयोग का ये ड्यूटी बनता था कि वो क्या करे कि किस तरीके से शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को उभारा जाए, किस तरीके से आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को उभारा जाए। ठीक है, तो ये इनका दायित्व था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरी में सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े के लिए कितना आरक्षण दिया? 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। 27%। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो क्या आ जाएगा? कौन सा सत्य है इनमें से? केवल एक, केवल एक, दो, केवल दो, तीन, इनमें से क्या है? सारे के सारे क्या है? आपके सत्य है। ठीक,
अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये देखना है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में भारत के नागरिकों तथा विदेशी दोनों को उपलब्ध, ये उपलब्ध है ना, उपलब्ध है, ठीक है। तो देख लो, ऐसे कुछ चुनिंदा आर्टिकल्स है जो भारत के अलावा दूसरे नागरिकों को, विदेशी नागरिकों को उपलब्ध नहीं है। तो कौन से हैं? जो विदेशी नागरिकों को उपलब्ध नहीं है, विदेशी को उपलब्ध नहीं है, नहीं है। एक तो है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कह रहा है कि धर्म, जाति, लिंग भेद, जन्म के स्थान पर आप भेद नहीं कर सकते हो। लेकिन बिल्कुल जन्म के स्थान पर भेद हो रहा। अगर आप अमेरिका में पैदा हुए हो, भारत में पैदा हुए तो बिल्कुल भेद होगा, क्यों नहीं होगा? ठीक है। 16, आप इस बात पर भेद कर सकते हो कि किसी भारतीय व्यक्ति को ही जॉब देना है, किसी विदेशी को जॉब नहीं देना, बिल्कुल कर सकते हो। 19 के तहत जो 6 राइट्स है ना, बोलने की अधिकार, आपका असेंबली बनाने का अधिकार, आपका यूनियन बनाने का अधिकार, आपका प्रोफेशन का, आपका इधर उधर जाने का अधिकार, ये सब अधिकार आप क्यों दूसरों को दोगे? आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो विदेशी को कि आपको इस पोर्शन में नहीं घूमना, आपको ये प्रोफेशन नहीं करना है, बिल्कुल कर सकते हो, है ना। 29 और 30 की बात की जाए, 29 और 30 किस बारे में बात करता है? ये बात करता है अल्पसंख्यकों के बारे में। तो अल्पसंख्यक भारत के है ना, किसी विदेश के तो नहीं है। तो इसलिए भारत के अल्पसंख्यकों के लिए ही ये चीज लागू होती है, दूसरे विदेशियों के लिए लागू नहीं होती। तो ये 5 आर्टिकल्स है जो आपको ध्यान रखना है, 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है। अगला देखो, तो ये क्या है आपका, भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 भारतीय नागरिक तथा विदेशी दोनों के लिए उपलब्ध है। नहीं, गलत बात है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 केवल भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है, ये भी गलत बात है। ठीक। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 भारत के राज्य क्षेत्र भारत के नागरिकों तथा विदेशी दोनों के लिए समान रूप से उपलब्ध है, ये सही बात है। देखा 21 इसमें नहीं है, तो ये सही बात है। तो क्या हो जाएगा, कौन सा सही उत्तर है चुनिए। पहला नहीं है, दूसरा तीसरा नहीं है, तीसरा, केवल और केवल तीसरा। ठीक है, केवल और केवल तीसरा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान का, ये क्वेश्चन हो गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला सवाल, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। अनुच्छेद 19 नागरिकों को हड़ताल का अधिकार प्रदान करता है परंतु प्रदर्शन या विरोध का अधिकार नहीं देता। ये उल्टा लिखा हुआ है, प्रदर्शन और विरोध का अधिकार है लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है। तो पहला क्या है, गलत है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों को न केवल अपने स्वयं के विचार व्यक्त करने के लिए बल्कि दूसरों के विचार के को भी व्यक्त करने की शक्ति प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है, एकदम बेसिक सा स्टेटमेंट है। बेसिक सा स्टेटमेंट, जो सही जा रहा है वो सही होगा। ठीक है। या एक राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है, बिल्कुल प्रदान करता है। कोई भी राजनीतिक पार्टी जबरदस्ती आके आपका दुकान, आपका मिष्ठान बंद नहीं करवा सकती। ठीक है। हमको लगता है कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी ये बोलती है कि बंद का ऐलान करती है, हमें बंद करना है, नहीं, आप पुलिस कंप्लेन कर सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो कि ये जबरदस्ती हमारी दुकानों को बंद करवाया जा रहा है। तो क्या है, आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि ये आपका अधिकार है। ठीक। तो अब देखो, आपका इसमें से कौन सा सही नहीं है? सिर्फ पहला सही नहीं है ना, तो केवल एक आ जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, केवल एक आपका उत्तर आ जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा चीजें देख लेते हैं कि 19 के तहत आपको कौन से 6 जो फ्रीडम है वो मिलते हैं। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे? इसको ना एक सिंपल सी चीज है, आर्टिकल 19 के तहत एक स्टोरी याद रखो। पहले स्टोरी याद रखो फिर लिखना। सबसे पहले क्या होता है, हम क्या करते हैं, बोलना सीखते हैं। तो सबसे पहले वाक और अभिव्यक्ति की आजादी होगी। क्या होगा, वाक और अभिव्यक्ति, स्पीच और एक्सप्रेशन की, वाक और अभिव्यक्ति, है ना, यानी स्पीच और एक्सप्रेशन की, फ्रीडम ऑफ स्पीच
एन एक्सप्रेशन। ठीक है, अब आपने क्या कर दिया, वाक और अभिव्यक्ति आपको आ गई, तो आप क्या करोगे, किसी असेंबली में जाओगे। ठीक है, 4 लोगों को इकट्ठा करोगे कि मुझे बोलना आता है, तो किस चीज का अधिकार हो गया, उसके बाद असेंबली का, असेंबली। ठीक है, अब 4 लोगों ने आपको सुन लिया, तो आपने क्या सुनाया, आपने ये सिखाया कि चलो हम कोई यूनियन फॉर्म करते हैं, कोई एसोसिएशन फॉर्म करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको बोलना है, उससे आपको 4 लोग मिल गए, और 4 लोगों के साथ में आपने क्या कर लिया, तीसरी चीज कर ली, आपने यूनियन बना लिया या एसोसिएशन बना लिया, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, आप जा रहे हो घूमने। ठीक है, अब पहले क्या हुआ, आपने बोला, फिर बोलने के बाद आपने क्या किया, एसोसिएशन बना लिया, एसोसिएशन बनाने के बाद आपने क्या कर लिया, आप जाओगे घूमने। ठीक है, तो क्या है, टू ट्रैवल। ठीक है, घूमने जाना है। अब घूमने गए तो आपको कोई जगह पसंद आ गई, तो आपने क्या डिसीजन लिया कि हम सब के सब क्या करेंगे, यहीं पे रहेंगे। तो आपके क्या आ जाएगा, रिसाइड, वहीं पर रहने का अधिकार। उसका 6वां, अब आप रह रहे हो, तो रह रहे हो तो ऐसे का तो काम नहीं चलेगा, आपको करना होगा कुछ ना कुछ काम, है ना, चाहे नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो, कुछ ना कुछ प्रोफेशन आपको करना होगा। तो टू प्रोफेस। ठीक है, तो ये 6 अधिकार, इसके अलावा एक और 7वां अधिकार था कि आप प्रॉपर्टी रख सकते हो, लेकिन ये अधिकार क्या हो गया, अब डिलीट कर दिया गया है आपके 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। ठीक है, तो इन 6 अधिकारों को आपको कंठस्थ करना है। सिंपल सी बात है, आपको सबसे पहले बोलना है, बोलने से 4 लोग आएंगे तो असेंबली होगी, असेंबली आएंगे तो आपके बोलने से प्रेरित होकर एक यूनियन बनेगा, यूनियन बनेगा तो आप लोग घूमने की इच्छा होगी तो घूमने जाओगे, और घूमने जाओगे तो कोई जगह अच्छा लग गया तो वहाँ पे घर बनाओगे, घर बना लिए तो आपको कुछ रोजगार चाहिए तो आप या तो बिजनेस करोगे, नौकरी करोगे, या फिर कुछ और करोगे। ठीक है, तो ये 6 क्रम से याद रखना है। अगला सवाल, भारत में शिक्षा के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही है। 6 से 14 के आयु में सभी बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। 6 to 14 ईयर के बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान की अनिवार्यता है कि विद्यालयों में योग्य शिक्षक और बुनियादी अवसंरचना आवश्यक होनी चाहिए। तो देखो ये बेसिक बात है, ये हम पढ़ते भी नहीं है 2009 में कौन सा चीज है, बट ये बहुत बेसिक लिखा हुआ है कि हाँ अच्छे शिक्षक होने चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही बात है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। देखो इसमें कुछ मतलब इसमें कोई डाउट है क्या, कोई आयोटा ऑफ डाउट भी नहीं होना चाहिए आपको लास्ट स्टेटमेंट में। तो आपका क्या हो गया, 1 2 3 तीनों सही है, तो 1 2 3 तीनों सही है, नीचे दिए गए सही उत्तर चुनिए। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। अब देखो, अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार, तो कौन डील करता है इन सब चीजों से, सजा पाए लोगों के अधिकार से आपका डील करता है आर्टिकल 22। ठीक है, अब उसके बाद शिक्षा का अधिकार 21A, उसके बाद शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का अधिकार, किसमें था आपका शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का अधिकार, सबसे पहले क्या कर रहे थे आप, बोल रहे थे, वाक, जमा कब हो रहे थे, दूसरे नंबर पर। तो 19B, कोई भी पेशा चुनने एवं व्यापार करने का अधिकार, किस में आ रहा था, 1 2 3 4 5 6, या फिर 6वां नंबर ABCDEF। ठीक है, FG जमा, उसके बाद फिर आपको क्या करना था, आपको एसोसिएशन बनाना था, उसके बाद आपको ट्रैवल करना था, ट्रैवल के बाद आपका आ जाएगा रिसाइड, रिसाइड के बाद प्रोफेशन। तो आपका डी का 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए का क्या था आपका 2, ए का 2 2,
बी का 3, सी का 1, तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, और डी का 4। अगला क्वेश्चन, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? दोष सिद्धि के लिए किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से ज्यादा बार सजा नहीं मिलेगी, सही बात है। ठीक है, कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकेगा, सही बात है। किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, सही बात। ये तीनों का तीनों आर्टिकल 20 का प्रोविजंस है। ठीक है, पहला क्या है आपका कि आप बैक डेट पर कोई कानून नहीं बना सकते। दूसरा, आप एक ही चीज के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकते। तीसरा, आप क्या कर सकते हो, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तो ये तीनों आपको ध्यान में रखना है। क्या है? आर्टिकल 20 है। तो क्या आ जाएगा? उपयुक्त में से सभी करेक्ट है। उपयुक्त सभी करेक्ट है। ठीक है, निवारक निरोध कानून यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करनी है। प्रत्यक्ष रूप से निवारक निरोध कानून सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों और राष्ट्र विरोधी तत्वों से निपटने का हथियार है। अब जिससे क्या हुआ था, जब धारा 370 हटी थी तो हजारों लोगों को कश्मीर से प्रिवेंटिव डिटेंशन में ला लिया गया। क्यों? क्योंकि यह शक था कि जब धारा 370 हटने की घोषणा होगी तो न जाने कितने दंगे हो जाएंगे, कितने लोग भड़काए जाएंगे, कितनी क्रिमिनल एक्टिविटीज होगी। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का ही नतीजा था कि खून का एक कतरा नहीं वहां वैली में, और धारा 370 हट गया। क्या कहते थे लोग कि धारा 370 हट गया तो तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं होगा, और आज देखो वही तिरंगा शान से लाल चौक पर लहरा रहा है। ठीक, इसमें कभी कभी किसी व्यक्ति को आशंका के आधार पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है, इस आधार पर कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है, और फिर उसे वर्णित प्रक्रिया के बिना ही कुछ समय के लिए जेल में भेजा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। आप क्या होता है, जब होली दीपावली इस तरीके की त्यौहार होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि कोई जो असामाजिक तत्व है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर सकता है, तो उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में ले जा लिया जाता है ना, बिना किसी उस तरीके के लॉ के। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या आपका सही है। तो आपका क्या आ जाएगा? पहला कौन सा कथन सही है? तो पहला और दूसरा दोनों के दोनों क्या है? सही है। ठीक है, अगला देखो, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पित है? ठीक है, कौन सा परिकल्पित है? मानव देह व्यापार और बंधुआ मजबूरी का निषेध। मानव देह व्यापार नहीं होना चाहिए और बंधुआ मजदूरी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या है? शोषण है, तो ये सही बात है। अस्पृश्यता का उन्मूलन नहीं, यह आर्टिकल 17 के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ये बिल्कुल नहीं। इसके लिए तो अलग से पूरा बना हुआ है ना, 29-30 बना हुआ है। आपकी धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 बना हुआ है। कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। ठीक है, ये भी सही है, 23 और 24। ठीक है, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। तो नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो कौन सा हो जाएगा? पहला और चौथा। पहला और चौथा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, भारत में निजता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, भारत में इसे मौलिक और अत्यांतिक अधिकार के रूप में पहचान मिली हुई नहीं, इसे सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकार कहा जाता है, क्योंकि ये अन्य मौलिक अधिकारों के तहत एक पूर्ण मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या है आपका? गलत है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के निर्गत होता है, अनुच्छेद 21 के तहत निर्गत होता है, तो सही बात है। खड़क सिंह मामले 1962 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि निजता का अधिकार संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। नहीं, इस बात में सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था। तो कौन सा सही हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ आपका केवल 2 स्टेटमेंट। ठीक है,
अगला सवाल देखो, निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण के मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गिरफ्तार किए गए और हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, है ना। इसके लिए तो पढ़ने की भी जरूरत है क्या? टीवी में देखते हैं ना, 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना है, ये वाला कॉन्सेप्ट चलता रहता है, तो सैटरडे को कर लिए, वो वाला कॉन्सेप्ट चलता है। गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किया जाएगा। हाँ, ये राइट है हमारा कि हमें किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है ये बताना पड़ेगा, ठीक है। इवन प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में डिटनी जो होता है ना, जिसको डिटेंशन किया जाता है, उसको भी ये बताना पड़ता है कि आपको इस कारण डिटेन किया जा रहा है। तो दोनों ही केस में होता है, तो 1 और 2। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में ना 24 घंटे के अंदर आपको प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अगला सवाल, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा आरटीए अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरटीए अधिनियम 0 से 6 आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। आरटीए अधिनियम में अभी तक प्रवेश न लिए हुए बच्चों को उसकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश के लिए प्रावधान किया गया। दोनों सही बात है, सिंपल सी बात है कि राइट टू एजुकेशन सबके लिए है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कौन सा सही है? पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, शिक्षा का अधिकार के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? 2002 में संविधान में 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 से जोड़े जाने के बाद अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 मूल अधिकार बन गया है, ठीक है। अगला देखते हैं, संशोधन ने अनुच्छेद 45 में दिए गए 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा के लिए नीति निर्देशक तत्वों के विषय वस्तु को बदल दिया है और प्रत्येक नागरिकों को अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना अनुच्छेद 21 ग के तहत नया मूल कर्तव्य बन गया है। नहीं, ये 21 ग नहीं होगा, 21 का होगा, सॉरी 51 का होगा, ठीक है। तो ये तो सही है, ये तो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि 51 का होगा, ठीक है। इस संशोधन को प्रभाव में लाने के लिए 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कर दिया गया, ठीक बात है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम यह व्यवस्था करता है कि निजी और गैर सहायता प्राप्त विद्यालय, गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों को छोड़कर न्यूनतम 25% गरीब बच्चों को मुफ्त प्रवेश देंगे। देखो, जो अल्पसंख्यक है ना, अल्पसंख्यक विद्यालय हैं, उनको इस बात की छूट होती है कि आप आरटी के तहत ना लो। इसके कारण क्या हुआ है, जैसे कि जो नॉर्मल लोग छोटे छोटे लेवल पे स्कूल चला रहे थे वो काफी बंद हो गए हैं आरटी के कारण, है ना। इस पे सरकार को थोड़ा और फंडिंग करना चाहिए। जो छोटे छोटे स्कूल्स हैं, क्या हो रहा था कि जो आस पड़ोस में स्कूल्स थे वो अब दूर दूर होने लग गए हैं, जो अफोर्डेबल थे। तो यहाँ पर इसकी एक कमी है, बाकी इसके बहुत सारे फायदे हैं बट कुछ कमियां भी हैं। जैसे अल्पसंख्यकों के लिए छोड़ दिया गया है ये, ठीक। जहां 86वां संविधान संशोधन अधिनियम अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है, वहीं सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार के भाग के सभी प्रकार की शिक्षा को समाहित करते हैं। जो सभी प्रकार लिखा है ना, सभी प्रकार की शिक्षा को नहीं, 6 से 14 वर्ष वाला है, ठीक है। सभी प्रकार का नहीं, कि आपको कॉलेज का भी अधिकार दिया जा रहा है मौलिक अधिकार के तहत, नहीं, ऐसा नहीं। आपको पीएचडी भी करनी है तो मौलिक अधिकार, नहीं, ऐसा नहीं। तो आपका क्या है, 5वां भी गलत है। तो कौन सा गलत है आपका? दूसरा गलत था और 5वां गलत, तो दूसरा और 5वां, लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। बाकी पहला, तीसरा और चौथा सही है। अगला सवाल देखो, हमारे संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता हेतु विस्तृत व्यवस्था है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अनुच्छेद 25 विदेशी नागरिकों सहित प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। क्यों विदेशी नागरिक कौन नहीं करता? 15, 16, 19, 29 और 30, इसके सिवा सबको प्रदान किया जाता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक समुदाय को अधिकार देते हुए सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है, ये भी सही है। ये दोनों अपने में परिपूर्ण नहीं है तथा कुछ शर्तों पर आधारित है। कुछ शर्तें क्या है? मान लो कि पब्लिक ऑर्डर की बात है,
है ना, लोक व्यवस्था के लिए इन चीजों को रोका जा सकता है। कोई संक्रमण है उसके लिए चीजों को रोका जा सकता है, ठीक है, कोई भारत की सिक्योरिटी की बात है उसके लिए चीजों को रोका जा सकता है। तो इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस है ना। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन हेतु संपत्ति क्रय करने का अधिकार कथन 2 में वर्णित सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का भाग नहीं है, नहीं उसी का भाग है। ठीक है, तो कौन सा सही हो गया, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही हो गया। तो पहला नहीं दूसरा नहीं, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही। ठीक है, तो आपको ये चीज को ध्यान में रखना है। अगला सवाल देखो, भारत में किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? जस्टिस पीएन भगवती, जस्टिस पीएन भगवती। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है? देखते हैं। शिक्षा का अधिकार, ठीक है, सबको है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार सबको है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार सबको है। ठीक है, तो ये ना आर्टिकल 15 में आ रहा है, ना 16 में आ रहा है, ना 19 में, ना 29 में, ना 30 में। तो क्या आ जाएगा आंसर? सही कौन सा आ जाएगा? उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, अगला देखो, भारत के संविधान के उपबंधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है? अल्पसंख्यक वर्ग अपनी रुचि की शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अनुच्छेद 30 के अधीन केवल भाषाई, निजातीय, धार्मिक अल्पसंख्यकों का उल्लेख किया गया है। नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक का उल्लेख है, निजाति का उल्लेख नहीं है। ठीक, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक और पूर्त प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना करने और उनका अनुरक्षण करने का बेरोक अधिकार है। ठीक है, बेरोक अधिकार तो नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ इसमें लिमिटेशंस आ सकती है। किसी धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित कोई शिक्षा संस्थान सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त होने पर अपना अल्पसंख्यक दर्जा खो देती है। नहीं नहीं, सरकार तो सबको ही वित्तीय सहायता दे रही है। तो अल्पसंख्यक, अगर कोई कॉलेज है, कोई स्कूल है, तो अगर उसको सरकार मदद करती है तो उसका अल्पसंख्यक स्टेटस खत्म नहीं होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये भी गलत स्टेटमेंट। तो क्या आ जाएगा आपका सही? केवल पहला ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल देखो, भारत में संस्कृति और शैक्षिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है, नागरिकों के हर वर्ग को अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति के को बनाए रखने का अधिकार है। आर्टिकल 29 की बात है, ये सही बात है। राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी शैक्षिक संस्थान में किसी भी नागरिक को धर्म, प्रजाति या भाषा के आधार पर प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जा सकता। ये भी आर्टिकल 29 का बात है, ये भी सही बात है। बहुत जनरल सा स्टेटमेंट। शैक्षिक संस्थाओं को सहायता प्रदान करने में राज्य किसी शैक्षिक संस्था के प्रति इस आधार पर कि यह किसी बहुसंख्यक समुदाय के प्रबंधन के अधीन है भेदभाव करेगा नहीं। भेदभाव तो कर ही नहीं सकता, आर्टिकल 30 की बात है कि भेदभाव होगा ही नहीं। ठीक है, धर्म या भाषा किसी पर भी आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करने और उनके संचालन का अधिकार होगा। यह भी सही बात है। ठीक है, तो पहला, दूसरा और चौथा सही बात है। यह भी आर्टिकल 30 की बात है। ठीक है, तो ये सही बात है। अब गलत कौन सा हुआ? आपका सी ऑप्शन। तो ये भारत के संविधान के अनुसार धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है की बात हो रही है। ठीक है, तो देखो, कुछ लघु संप्रदायों को छोड़कर प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार होगा। ये लघु संप्रदाय क्या होता है ना? सबको अधिकार है, चाहे आप छोटे से छोटे एक रहो चाहे 10 रहो, आप संप्रदाय हैं तो सबको अधिकार है। तो यही वाला आपका गलत है। देखते बाकी, प्रत्येक धर्म या उसके किसी भाग विशेष को चल या अचल संपत्ति के स्वामित्व और अर्जन का अधिकार होगा। सही बात है। प्रत्येक धार्मिक समुदाय को धार्मिक एवं धर्मार्थ प्रयोजन के लिए संस्थाओं को स्थापना और उनके रखरखाव का अधिकार है। सही बात है। प्रत्येक समुदाय को अपने धर्म विषयक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार है। बिल्कुल सही बात है ना?
तो इसमें कोई शक ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान में निहित धर्म संबंधी अधिकारों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में वर्णित प्रावधानों के आधार पर राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। बिल्कुल सही बात, कर सकता है। भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का विरोध करते हैं। नहीं, गलत बात। तो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर ही बनाया हमारा मौलिक अधिकार, तो क्या आ जाएगा, केवल और केवल एक सत्य है आपका। ठीक, अगला सवाल देखो। भारतीय संविधान ने उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकार के रक्षक एवं गारंटर के रूप में स्थापित किया। कौन से आर्टिकल की बात हो रही है, आर्टिकल 32 की बात हो रही है। उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाले रिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले मुझे बताओगे कि रिट कितने प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के जो रिट होते हैं उनके नाम लिखोगे और उनके कार्य लिखोगे। ठीक है, क्योंकि ये हमने डिटेल से कवर किया था जब हम पीवाईक्यू की क्लासेस कर रहे थे। ठीक है, तो मैं 5 प्रकार को और डिटेल से अभी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पीवाईक्यू क्लास में हमने अच्छे से किया है और आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में डिटेल से बताना है 5 पीवाईक्यू रिट के बारे में। अब देखो, परमादेश अपने कानूनी एवं संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं करने वाले सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है। परम आदेश, परमादेश, आदेश दिया जाता है कि आप काम नहीं कर रहे हैं उस कार्य को कीजिए। ठीक है, प्रतिषेध संबंधी रिट केवल न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। सही बात है। ठीक है, किसी चीज को रोकने का आदेश प्रतिषेध है ना, क्या है, प्रतिषेध, रोकने का आदेश किसके, जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल। ठीक है, सही बात है। उत्प्रेषण रीट अवैध रूप से किसी सार्वजनिक पद को धारण किए हुए व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है। नहीं, यह भी न्यायिक प्रक्रिया के लिए ही किया जाता है। मान लो कि कोई एक मामला लंबित है और उस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है ना, कोई कार्य हो भी रहा है तो लग रहा है कि सेटिस्फाइड नहीं है, तो क्या करना है, आपको उस कार्य को रोकना है और बोलना है कि ये कार्य अब मैं करूंगा, जो हायर अथॉरिटी है वो स्थानांतरित कीजिए मुझे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, उत्प्रेषण रीट। ठीक है, बाकी 2 रीट क्या है, क्यू वारंटो, बंदी प्रत्यर्पण और क्यू वारंटो, हेबस कॉर्पस और क्यू वारंटो, इसके बारे में आपको लिखना है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं है, तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा सही नहीं है, तो केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं है, नहीं है। यह मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार है, यह मूल अधिकार की सुरक्षा का अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का अधिकार है। इस उपबंध में अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार है। बिल्कुल, उच्चतम न्यायालय को भी है और उच्च न्यायालय को भी है। उच्चतम न्यायालय को 32 के तहत और उच्च न्यायालय को 226 के तहत। ठीक, इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। नहीं, गलत बात है, इसको भी किया जा सकता है। इस उपबंध के अंतर्गत संसद किसी अन्य न्यायालय को रीट जारी करने के अधिकार का प्रयोग करने की शक्ति दे सकती है। बिल्कुल सही बात है। तो आपका पहला, दूसरा और चौथा सही है। तो आपका कौन सा गलत है, आपका सी ऑप्शन गलत है। ठीक, अगला क्वेश्चन, मार्शल लॉ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है, यह केवल मूल अधिकार को प्रभावित करता है। ठीक है, मूल अधिकार को प्रभावित करता है, कोई दिक्कत नहीं। इसे केवल देश के किसी क्षेत्र विशेष में लागू किया जाता है। सही बात है, मार्शल लॉ को किसी देश के क्षेत्र विशेष में लागू किया जाता है। ठीक है, तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन, दोनों कथन सही है। तो 1 और 2 दोनों का दोनों क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो ये क्या रहा आपका ओवरऑल फंडामेंटल राइट्स, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे और उसके आसपास के जो कॉन्सेप्ट कवर हो सकते थे उसको हमने कवर करवाने का कोशिश किया हुआ है। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और आपको जो भी डाउट है आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है और ज्यादा से ज्यादा आपको कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेशन दिखाना है, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डीपीएसपी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।